नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 15 नवंबर साल 2025 और इजराइल फिलिस्तीन लिबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज इस वीडियो में बताएंगे कि दिल्ली के बाद जम्मू कश्मीर में भी बड़ा धमाका हुआ है और इस धमाके में कितना नुकसान हुआ है। क्या ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की करतूत थी या फिर ये कोई महज इत्तेफाक था? क्या अपडेट आई है और क्या सच्चाई है, इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। और साथ ही अमेरिका ने गजा को काटने का एक ऐसा प्लान बनाया है कि अब गजा दो हिस्सों में बांटा जाएगा। एक हिस्से में क्या होगा, दूसरे हिस्से में क्या होगा, इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा। और साथ ही इस वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा कि इजराइल की रातों की नींद उड़ाने के लिए ईरान ने एक ऐसी मिसाइल को बना लिया, एक ऐसे ड्रोन को बना लिया कि अब इजराइल परेशान है, इजराइल हैरान है, क्योंकि ईरान ने वो कारनामा कर दिखाया जो पूरी दुनिया में कोई कर नहीं सकता। और साथ ही इस समय भारत और पाकिस्तान से भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के सामने आई हैं। क्या बड़ी अपडेट है, इसके बारे में भी आपको डिटेल पता चलेगा। इस वजह से यकीन मानिए अभी की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी पत्रकारिता करने की कोशिश करते हैं। कभी मैंने कहा नहीं, लेकिन आज सच है कि हम ऐसी कोशिश करते हैं कि किसी की चाटुकारिता ना हो। जैसे मुझे देखने वाले ज़्यादातर लोग मुस्लिम हैं, मुझे पता है, क्योंकि गाजा की खबर हिंदुओं को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता। साफ बात आपको बताऊंगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई गलती मुसलमान से होती है तो मैं खुल के बोलता हूँ। जैसे अभी आपको बताऊंगा क्या गलती हुई है और कहाँ पे भारत के मुसलमानों को बरगलाया जाता है। खैर, यहीं से खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी जो अपडेट निकल के सामने आई है कि इस समय जम्मू कश्मीर में एक थाना लगता है, नौगाम थाना। और नौगाम थाना ही वो थाना था जिसने सबसे पहले जैश ए मोहम्मद की सपोर्ट में जो पोस्टर लगे थे उसकी जांच पड़ताल शुरू की थी। इस जांच पड़ताल में ही फिर डॉक्टर जो आदिल अहमद था उसका नाम निकल के सामने आया था, फिर मुजम्मिल का नाम निकल के सामने आया था। उसके बाद इसी नौगाम थाने की जो पुलिस है वो हरियाणा आती है और जो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था उसको बरामद करती है, तमाम हथियारों को बरामद करती है। और फाइनली इन तमाम चीज़ों को लेके थाने के अंदर एक स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पे तमाम चीज़ों को रखा जाता है, जहाँ पे सबूत रखे जाते हैं, जहाँ पे वेपन्स रखे जाते हैं, वहीं पे ले जाके इन तमाम चीज़ों को नौगाम थाने ने रख दिया था। जो RDX कह लें, अमोनियम नाइट्रेट कह लें, जो भी विस्फोटक बरामद हुए थे उन चीज़ों को भी रखा गया था। और रिपोर्ट निकल के सामने आई कि कल रात 11:22 पे वहाँ पे रखे अमोनियम नाइट्रेट में ब्लास्ट होता है। और जैसे ही ब्लास्ट होता है रिपोर्ट से ये निकल के सामने आ रही कि कम से कम 9 लोगों की मौत हुई है और 40 के करीब घायल हैं। जो लोग मारे गए हैं, जिनकी डिटेल आई, उनमें से एक इंस्पेक्टर हैं जो थाना इंचार्ज थे, साथ ही 3 फॉरेंसिक के लोग थे जो अमोनियम नाइट्रेट की जांच पड़ताल कर रहे थे, साथ ही 2 क्राइम ब्रांच के फोटोग्राफर थे, चूंकि ऐसी सेंसिटिव चीज़ों में फोटोग्राफी भी जरूरी है, साथ ही 2 राजस्व विभाग के थे, एक दर्जी था। अब दर्जी क्यों था ये मुझे नहीं पता, लेकिन 9 लोगों की मौत हो गई है। 9 लोगों ने इस देश के नाम अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, साथ ही 40 के करीब ऐसे हैं जो घायल हैं। ब्लास्ट कितना तेज था, उसका कितना इम्पैक्ट है, आप पहले वीडियो देखिए, फिर इसके बारे में कुछ बड़ी खबरें आपको बताता हूँ। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से ब्लास्ट हुआ और किस हिसाब से इतना बड़ा इंपैक्ट हुआ कि 9 लोग मारे गए, 40 के करीब घायल थे और शायद अगर उस जद में और भी लोग होते तो उनकी भी मौत होती। खैर, इधर ये तमाम चीजें चल ही रही थी, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर ब्लास्ट हुआ कैसे, क्या ये कोई साजिश थी या फिर गलती से हो गई। तो इस पे अब अलग अलग पहलू निकल के सामने आ रहे हैं। दरअसल जो DGP है वहां के, जिनका नाम नलिन प्रभात है, नलिन प्रभात ने साफ तौर पर कह दिया है। क्या कुछ कहा पहले आप सुनी लीजिए, फिर आपको डिटेल में समझाता हूँ। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन in FIR number 162 of the year 2025 of PS Naugam, a huge quantity of explosive substances
chemicals and reagents were also recovered from Faridabad on 9th and 10th of November 25. This recovery, like the rest of the recoveries which we have done, was transported and kept securely in the open area of Police Station Naugam. As part of the prescribed procedure, the samples of the recovery had to be forwarded for further forensic and chemical examination. On account of the voluminous nature of the recovery, this process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before, by the FSL team. Due to the unstable and sensitive nature of the recovery, the sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives, 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime scene photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. In addition, 27 police personnel, 2 revenue officials, and 3 civilians from the adjacent areas have received injuries. The injured were immediately evacuated to the nearest hospital, where they are being treated as we speak. The building of the police station has been very severely damaged, and even the adjacent buildings have suffered. They have also been affected. The extent of this damage is being ascertained. The cause for this unfortunate incident is being inquired into. J&K Police stands in solidarity with the families of the deceased in this hour of grief. नलिनी प्रभात ने साफ तौर पे कहा है कि ये एक हादसा ही है। दरअसल जो फॉरेंसिक की टीम है वो रात की 11:30 बजे सैंपल्स कलेक्ट कर रही थी, उसका लेबोरेटरियल चेकअप होना था और उसके बाद फिर ये क्लियर किया जाता कि किस हिसाब का विस्फोटक, और सैंपल लेने के दौरान ही ब्लास्ट हो गया। अब ये बात जब इन्होंने बोली तो लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि भाई रात के 11:30 बजे क्यों सैंपल लिया जा रहा था? ऐसे काम तो अक्सर दिनों में होते हैं, रात के 11:30 बजे सैंपल लेने का कोई मतलब नहीं, चूंकि कोई लैब तो खुली नहीं होगी। लेकिन अब चूंकि दिल्ली ब्लास्ट का जो मामला है वो बड़ा संवेदनशील है, तो हम मान सकते हैं कि भाई पुलिस अगर रात में भी काम कर रही है तो कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, कर रही है, अच्छी बात है। लेकिन सवाल तब पैदा हो गया जब एक आतंकवादी संगठन PAFF, पीपल एंटी फैसिस्ट फ्रंट, एक जम्मू कश्मीर में एक्टिव आतंकवादी संगठन है, इसने खुल के जिम्मेदारी ले ली और कहा कि ये ब्लास्ट हमने करवाया। यानी आतंकवादियों ने साफ तौर पे क्लेम किया है कि ये ब्लास्ट हमने करवाया। ये खबर जब निकल के सामने आई मैं यकीन कर भी नहीं रहा था। मैंने इस खबर को ग्रोक से वेरीफाई भी किया कि क्या ये खबर सच है। ग्रोक ने साफ तौर पे कहा कि हाँ, PAFF ने जिम्मेदारी ली है कि जो नौगाम थाने में ब्लास्ट हुआ है उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, ब्लास्ट हमने करवाया। और इधर DGP साहब का कहना है कि भाई ये तो महज संयोग है। तो ये दो बातें क्यों? आमतौर पे अगर किसी ने घटना को अंजाम दिया है और वो क्लेम कर रहा है तो फिर DGP साहब क्यों कह रहे हैं? जो नलिनी प्रभात वो क्यों कह रहे हैं कि ये महज एक दुर्घटना है? चूंकि एक सवाल ये भी है कि रात के 11:30 बजे आखिर जब पूरी दुनिया सो रही है तो फॉरेंसिक की टीम वहाँ पे क्यों सैंपल ले रही थी? और सैंपल अगर ले रही थी तो गलती कैसे होगी? चूंकि अमोनियम नाइट्रेट के बारे में हमने पढ़ा, आप भी गूगल करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि भाई जो अमोनियम नाइट्रेट है वो अपने आप ब्लास्ट कभी नहीं होता। उसको ब्लास्ट करवाने के लिए कोई विस्फोटक चाहिए, कोई ईंधन चाहिए, फ्यूल, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे आप LPG सिलेंडर लगा लें, आप कुछ भी लगा दें, डिटोनेटर चाहिए, बैटरी चाहिए, उसके बाद तो ये ब्लास्ट होता है। अब अचानक से जो चीज़ अपने आप ब्लास्ट हो ही नहीं सकती वो सैंपल लेने के दौरान ब्लास्ट हो जाती है। वही सेम चीज़ फरीदाबाद से जम्मू कश्मीर तक लेके जाएगी, तब ब्लास्ट नहीं हुआ और यहाँ पे ब्लास्ट हो गया।
तो अचानक से कैसे हो गया? अच्छा, दूसरा बड़ा सवाल ये है कि आतंकवादी संगठनों ने क्लेम कर दिया कि हमने ब्लास्ट किया है। ये 2-3 सवाल हैं जो आज दिमाग में आ रहे हैं कि भाई जो चीज अपने आप ब्लास्ट नहीं हो सकती वो अपने आप ब्लास्ट कैसे हो गई, या फिर सच में आरडीएक्स ही पकड़ा गया। क्योंकि आरडीएक्स तो संवेदनशील होता है, छेड़खानी में भी ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट इतना संवेदनशील नहीं होता कि छूने से ही ब्लास्ट हो जाए। उसको चिंगारी चाहिए और जलाने के लिए फ्यूल चाहिए। तो ये सवाल है कि क्या डीजीपी साहब सच बोल रहे हैं या फिर ये जो पीएफएफ है वो महज पॉपुलैरिटी बटोरने के लिए ऐसे सगुफे छोड़ रहा। खैर, सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन इसके उलट अब आपको एक खबर बताता हूं। बहुत सारे लोग मेरी खबर को पसंद नहीं करेंगे, लेकिन सच बोलना, जमीर के साथ काम करना मैंने सीखा है, वैसे ही काम करता रहूंगा। चाहे कोई प्यार करे, पसंद करे, ना करे, ऊपर वाला देखता है, वही मालिक है। हुआ क्या कि जिन आतंकवादियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था दिल्ली ब्लास्ट की, देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे कि सरकार ने किया, बहुत सारे लोग कहेंगे कि बीजेपी ही करवाती है जब चुनाव होता है। ठीक है, हम मान लेते हैं, हम खुल के मान लेते हैं कि भाई बीजेपी ही करवाती है जब चुनाव होता है, आपके कहने पे हमने मान लिया। लेकिन बीजेपी ने अगर किसी मुसलमान को कहा कि जाओ और तुम बम फोड़ दो, क्योंकि फोड़ने वाला तो डॉक्टर उमर ही था, तो उमर को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। साफ बात की एक बात है, करवाने वाला चाहे जो हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे तुर्की का एंगल निकल के सामने आए, चाहे वो हो, चाहे हमारे देश के कुछ गद्दार लोग हों, लेकिन उमर को ये काम नहीं करना चाहिए था। इस बात को तो आप एक्सेप्ट करेंगे कि उमर ने जो गलत किया वो गलत किया, उमर को सजा मिलनी चाहिए थी। अब उमर के घर को बॉम्ब से उड़ा दिया गया और साथ ही अब गिरफ्तारियां जारी हैं। कई सारे लोगों से पूछताछ करने के लिए, कई सारे लोगों से जांच पड़ताल करने के लिए गिरफ्तारियां हो रही लगातार। अब इन गिरफ्तारियों पे फौरन महबूबा मुफ्ती जो हैं उन्होंने जहर उगला है। उन्होंने क्या कुछ कहा आप सुनिए। इन्होंने कहा कि जिस हिसाब से बॉम्ब से उड़ाया गया उससे लोगों में गुस्सा भड़केगा। भाई क्यों भड़केगा? कौन ऐसा देशभक्त मुसलमान होगा जो किसी आतंकवादी के ऊपर कार्रवाई होने पर भड़क जाएगा? आप भड़केंगे? आप खुद कमेंट करके मुझे बताएं। 40,000 50,000 लोग मुझे देख लेते हैं, 75,000 76,000 लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। 76,000 लोगों में से कोई एक बता दे कि आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई होने पे उसको तकलीफ होगी। आज कोई कमेंट करके बता दे। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने यह भी कह दिया कि जो गिरफ्तारियां हो रही इससे लोगों में असंतोष बढ़ रहा। भाई गिरफ्तारी क्यों नहीं होगी? देश में 10 लोगों की मौत हुई दिल्ली में, उनमें से 3 मुसलमान थे, हो सकता है 4 मुसलमान हो, 3 तो कंफर्म है, एक का पता नहीं, तो हो सकता है 4 मुसलमानों, 10 में से 4 मुसलमानों की जान गई। साथ ही ये जो जम्मू कश्मीर के नौगाम थाने में ब्लास्ट हुआ, क्या जम्मू कश्मीर में कोई और होगा? इन 9-10 लोगों में से गारंटी के साथ कह रहा हूं 4-5 मुसलमान रहे होंगे। कोई इंस्पेक्टर रहा होगा, कोई फॉरेंसिक में रहा होगा, कोई कैमरामैन रहा होगा, कोई दर्जी रहा होगा। इतने लोगों की मौत हुई है तो कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, पूछताछ होना चाहिए। इसमें असंतोष जैसी कोई बात नहीं है। लिटरली बता रहा हूं, कोई असंतोष की बात नहीं। जो कार्रवाई हो रही होनी चाहिए और ऐसी कहानी होनी चाहिए, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए साफ तौर पे कि एक बार कोई भारत की तरफ आंख उठा के देखे, दहल जाए, कलेजा कांप जाए कि नहीं यार, भारत के साथ नहीं करना ऐसा गंदा मजाक। वो चाहे हमारे देश की कोई एजेंसी ही करवाना चाहते हो, जिससे कहे, जैसे कोई डॉक्टर उमर से कहे ना कि डॉक्टर उमर जब हम फोड़ दो इतना पैसा मिलेगा, नहीं भैया, घर परिवार सब तबाह हो जाएगा। ये मिसाल पेश होनी चाहिए। खैर, इधर ये तमाम चीजें चल ही रही हैं। अब आपको कुछ मिडिल ईस्ट की खबरें बताता हूं। तो मिडिल ईस्ट से इस समय बड़ी अजीबोगरीब खबर निकल के सामने आ रही है कि ईरान ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसके बाद अमेरिका हो चाहे इजराइल हो डिस्टर्ब हो गए। हुआ क्या? बीच में कुछ टाइम पहले ईरान के ऊपर अमेरिका अपने ड्रोन, जिसका नाम था RQ-170 ड्रोन, को उड़ा रहा था और उड़ाने के दौरान ही जब ईरान की नजर पड़ी तो ईरान ने उसको गिरा लिया। जैसे ईरान उसको गिराता है फौरन अमेरिका में हड़कंप मचती, चूंकि ईरान खोल सकता था उस ड्रोन को और अमेरिका चाहता था कि ड्रोन कभी खुले ना। अमेरिका ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इजराइल ने अपने मोसाद के तमाम एजेंटों को एक्टिव करके कहा कि यार कोशिश करो कि ये ड्रोन डिस्ट्रॉय हो जाए, बम लगा के उड़ा दो, लेकिन ईरान के हत्थे ना चढ़े। अब मोसाद फेल हो गई, ईरान के हत्थे ये ड्रोन चढ़ गया। इसके बाद आज ड्रोन को खोल के रिवर्स इंजीनियरिंग करके ईरान ने वो बना दिया जिसके बाद इजराइल भी डर रहा है। पहले ईरान ने शाहिद ड्रोन बनाया था 161, अब इसी को रिप्लेस करके RQ-170 जो कि अमेरिकन ड्रोन है उसके प्रोटोटाइप को इस तरह से बनाया है कि ये उतना ही कैपेबल है जितना अमेरिका का ड्रोन था और उससे ज़्यादा ही है। ये ड्रोन 7 से 8 हज़ार मीटर की ऊंचाई पे उड़ सकता है, 50 किलो का वारहेड अपने साथ कैरी कर सकता है और ये इतनी स्पीड इसकी है कि बिना रडार में आए, बिना तमाम चीज़ों के कंट्रोल में आए, ये अपना काम करके चला आएगा। इसकी विजुअल्स अमेरिका के खिलाफ सीधा सीधा ईरान ने पोस्ट करके कहा कि देख तेरे ड्रोन को खोल के हमने क्या बनाया। वीडियो आप देखिए।
इस वीडियो को देखने के बाद एक चीज़ आपको पता चल गई होगी कि ईरान का जो अपना इकोसिस्टम है वो कितना तगड़ा है। सच बताएं तो ईरान अपनी मुसीबतों से घिरा हुआ है। ईरान के अंदर आज पीने को पानी नहीं है। तेहरान जैसी राजधानी को चेंज करना पड़ रहा है। साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकार को गिराने की फिराक में हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, इस्लामिक क्रांति लाना चाहते हैं, उनसे भी टैकल कर रहा है। इधर इजराइल हमला कभी भी कर सकता है। इधर मोसाद के एजेंट हर जगह घुसे पड़े हैं। लेकिन इतना सब सिचुएशन खराब होने के बाद भी ईरान के साइंसदान इतने अच्छे हैं, ईरान के साइंटिस्ट इतने अच्छे हैं कि आज प्रॉपर सैलरी नहीं मिल रही होगी। ईरान में गरीबी गुर्बत आ चुकी है। कारण है इतने सेंसस हैं, चीज़ें महंगी है, तो क्या मौज में है। यही साइंसदानी अगर वो अमेरिका में जाके करते तो कई अरब का पैकेज पाते वो, कई अरब का। लेकिन चंद पैसों में अपने देश के साथ ईमानदारी से रह के उन्होंने ऐसे कारनामे को कर दिखाया कि आज पूरी दुनिया सैल्यूट कर रही है कि देखो ईरान ने क्या बनाया। और ये जज्बा हर जगह होना चाहिए। हमारे देश के लड़कों को आप देखिए, थोड़ा सा स्किल आया भाग लेते हैं दुबई सऊदी भाग लिए, थोड़ा सा पढ़ लिख लिया अमेरिका भाग गए। देश में कुछ करना ही नहीं है। देश के नाम एक मोहब्बत का फरमान नहीं है। थोड़ा सा इंजीनियर बन के भाग गए जर्मनी, किसी मर्सिडीज में, किसी BMW, पैसे के पीछे पागल है। और इधर ईरान के लोगों को आप देखिए, पानी नहीं है तेहरान में, लेकिन उसके बाद अमेरिका की दुश्मनी ले रखी है। ड्रोन खोल दिया, बना दिया और अब उड़ाएंगे। खैर, इधर ये तमाम चीजें चल ही रही हैं। इधर एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है अमेरिका के हवाले से कि अमेरिका ने गजा को काटने का प्लान बना लिया है। और ये प्लान साफ तौर पर प्रेजेंट करते हुए कहा कि गजा को काटने का ये प्लान है। इनमें से एक ग्रीन जोन होगा और एक रेड जोन होगा। ग्रीन जोन का मतलब पूरी तरीके से सुरक्षित, पूरी तरीके से सेफ, और इस ग्रीन जोन में और कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। ग्रीन जोन में इंटरनेशनल पुलिस, इंटरनेशनल आर्मी, ये तमाम चीज़ें तैनात रहेंगी। और साथ ही ग्रीन जोन में इजराइल का कब्जा होगा। अब लालच देने के लिए अमेरिका ने यह भी प्रपोज किया कि ग्रीन जोन में हम खाना बढ़िया मुहैया करवाएंगे, हम चीज़ें बढ़िया मुहैया करवाएंगे, हम दवाइयाँ मुहैया करवाएंगे। और इस ग्रीन जोन के इलाके में राफा आएगा, एक जगह लगती वादी गजा, बेथ हैनोन, ये तमाम इलाका आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये तमाम इलाका ग्रीन जोन में आएगा। रेड जोन में खान यूनुस है, दर अल बला है, ये तमाम इलाके जो हैं वो रेड जोन में आएंगे। रेड जोन का मतलब जहां भी हमास का इंटरफेरेंस है, हमास जगह ऑक्यूपेशन करके बैठा है, उसको रेड जोन। और जितना हिस्सा ये हमास से खाली करा चुके हैं, जहां इजराइल की आर्मी पूरी तरीके से काबिज है, उसको ग्रीन जोन। तो इस हिसाब से काटने और तोड़ने का प्लान इनका है। और ये इस प्लान को अप्लाई करने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही हैं। दूसरी तरफ तुर्की के हवाले से बड़ी खबर आई कि तुर्की, इजराइल और ग्रीस, ये तीनों देश मिलकर आपस में चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। हुआ क्या कि इजराइल को काउंटर करने के लिए तुर्की ने अब 35 फाइटर जेट की डिमांड कर दी है अमेरिका से। और जैसे ही ये डिमांड की गई, फौरन, मतलब बिना किसी लेट किए, फौरन इजराइल ने अपना जो आयरन डोम का टेक्नोलॉजी है वो साफ तौर पे सर्व कर दिया ग्रीस को। और ग्रीस और तुर्की की दुश्मनी है। तो इधर जैसे ही काउंटर करने के लिए कोई भी आगे आता है, आप इसकी मॉडस ऑपरेंडी देखिए कि उसको परेशान करवाने के लिए उसके दुश्मनों को हथियार दे देता है इजराइल कि वहीं तुम कटते मरते रहो, हमें काउंटर नहीं कर पाओगे। खैर, इस चूहे बिल्ली के खेल में कौन जीतता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और बाकी मैंने जो खबरें बताई, उन खबरों में क्या आपको कोई खबर गलत लगी? अगर लगी तो बताइएगा, विचार किया जाएगा, उस पर हम आप बात कर सकते हैं। खैर, तो फिलहाल थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। और अभी के लिए बस इतना ही। बाकी आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत।